Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and information technology. जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और मैथमेटिक्स में भी टर्म 2 के चैप्टर 14 पर डिस्कस करेंगे हम, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। और ये एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको एग्जाम में एक तो ये 8 मार्क्स दिलाने वाला है और इसी के साथ साथ ये आपकी रियल लाइफ में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और ये हमें क्यों पढ़नी चाहिए और क्या इसके रियल लाइफ में यूज केसेस हैं और हमारे सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स से क्या है। और मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहूँगा कि आपका सिलेबस बहुत मिनिमाइज़ कर दिया गया है और मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है, 8 मार्क्स, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। और जो हमारे सिलेबस में है वो हम कैसे करेंगे, कैसे हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे, वो सभी हम इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसमें आपको मिलेगी एग्जाम्पल्स के साथ। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? तो अगर हम इसके वर्ड की बात करें तो इस वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं। प्लूरल सेंस में कुछ अलग मीनिंग होता है और सिंगुलर सेंस में इसका अलग मीनिंग होता है। प्लूरल सेंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है इट मीन्स अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। अगर आपने न्यूमेरिकल फैक्ट्स को एक सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट किया है तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। किसी भी इंसान की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, मतलब उसके बारे में आपने कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को सही तरीके से कलेक्ट किया है तो उस पर्टिकुलर चीज़ की स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। और यही हम बात करें अगर सिंगुलर सेंस में, तो सिंगुलर सेंस में क्या है स्टैटिस्टिक्स? ये एक साइंस है जिसमें हमने जो अभी स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट की थी उनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं या यूज करते हैं। तो उस साइंस को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स में एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम डील करते हैं, कलेक्शन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रकार के डेटा को। मतलब स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कि किसके साथ डील करती है? किसी भी प्रकार के डेटा को अगर हमें कलेक्ट करना है, क्लासीफाई करना है या रिप्रेजेंट करना है। और ये काम क्यों करना है? ताकि उससे हम आसानी से एनालाइज कर सकें और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उस डेटा से हम ले सकें। तो अगर ये काम आप अपने रियल लाइफ में करते हैं, अपने आप को अगर आप एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि हमें जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो उसको एनालाइज करना ज़रूरी होता है। तो और एनालाइज करने के लिए एक टूल है स्टैटिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे कि हमें क्यों ये पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट रीजन की अगर हम बात करें तो इफ़ यू वांट टू कंडक्ट अ रिसर्च, अगर आपको रिसर्च करना चाहते हैं तो उससे आपको रिजल्ट जो मिले वो इफ़ेक्टिव हो, मतलब आप इफ़ेक्टिवली किसी रिसर्च को कंडक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। सेकंड रीजन है कि आप यदि जर्नल्स को पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जर्नल्स को हम पढ़ सकें और उनसे डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन आप ले सकें, तब आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। जर्नल्स क्या होते हैं? ये जैसे न्यूज़पेपर होते हैं वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए, सभी लोग उसको पढ़ते हैं, ऐसे ही जर्नल्स क्या होते हैं? वो केवल एकेडमिक पीपल या जो टेक्निकल लोग होते हैं उनको टारगेट करके बनाए जाते हैं। उनमें रिसर्च के रिजल्ट्स होते हैं, उन्हें अगर आपको समझना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। और अगर हम बात करें थर्ड रीजन की, तो थर्ड रीजन कहता है कि आपकी जो क्रिटिकल और एनालिटिक थिंकिंग है वो आप डेवलप कर सकते हैं अगर आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। फोर्थ रीजन क्या है? फोर्थ रीजन है कि अगर आप बनना चाहते हैं एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, मतलब एक जागरूक ग्राहक अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक टूल है और किसी भी टूल का यूज और मिसयूज किया जा सकता है, डिपेंड करता है करने वाले पर। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की स्टैटिस्टिक्स को आपको इस प्रकार से दिखाएंगी कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में वो नहीं होगा। तो यदि आप एक अच्छे स्टैटिस्टिक्स जानने वाले होंगे तो आप उस गलती को पहचान जाएंगे और उस पर बात कर सकते हैं। एंड द लास्ट रीजन इन माय ओपिनियन इज, जब आप स्टैटिस्टिक्स जानते हैं तभी आप ये समझ पाएंगे कि मुझे कब एक स्टैटिस्टिशियन हायर करना है, मतलब कब एक आपको ऐसा आदमी चाहिए जो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स
कर सके। तो ये 5 मेन रीजन हैं जो कहते हैं कि आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी चाहिए। अब हम देखेंगे कि रियल लाइफ में इसके क्या यूज केसेस हैं। तो देर आर सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन डेली लाइफ। क्या है वो? जैसे सेंसस है, सैम्पलिंग और प्रिडिक्शन। सेंसस मीन्स जनगणना जो होती है, दैट इज डिपेंड्स ऑन स्टैटिस्टिक्स। सैम्पलिंग मतलब जैसे हम कोई भी मेडिसिन लॉन्च कर रहे होते हैं, जैसे अभी हमारी कोरोना की वैक्सीन के जो ट्रायल हुए थे वो सब पर एक साथ नहीं हुए हैं, वो हमने कुछ पर्टिकुलर लोगों पर किए और फिर उसका रिजल्ट देखा। तो ये सैम्पलिंग का जो काम होता है वो भी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू होता है। और जो प्रेडिक्शन होती हैं कि आने वाले 20 साल में ऐसा होगा, 30 साल में ऐसा होगा, ये सब किसके कारण होता है? स्टैटिस्टिक्स के कारण ही होता है। और अगर हम बात करें कि हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की, तो मेडिकल साइंस में इसका एक बहुत बड़ा रोल है, सोशल साइंस में ये अपना रोल प्ले करती है, इवन एग्रीकल्चर में भी स्टैटिस्टिक्स का रोल है। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि स्टैटिस्टिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों इसको समझना चाहिए। और एग्जाम में तो 8 मार्क्स हमें दिलाने वाली है ही। अभी हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है इसमें से। एक बहुत बड़ा चूंकि ब्रांच है मैथमेटिक्स की, तो बहुत कुछ है स्टैटिस्टिक्स में, हमें क्या पढ़ना है। तो हमारे लिए जो सीबीएसई ने सिलेबस किया है वो बहुत मिनिमाइज कर दिया है। केवल हमें पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड और किसका? वो भी ग्रुप डेटा का, और जिसमें बाय मॉडल सिचुएशन अवॉइड की गई हैं। और मीन भी आपको केवल 2 मेथड से यहाँ पर लर्न करना है, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। और ये दोनों ही मेथड हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो आया था बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। बाय मॉडल सिचुएशन क्या होती है इसको भी जान लेते हैं। तो यदि कोई ऐसा डेटा सेट है जिसमें 2 मोड्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बाय मॉडल सेट ऑफ डेटा कहते हैं। इट मीन्स देर इज नॉट अ सिंगल डेटा वैल्यू दैट अकर्स विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई एक ऐसी सिंगल वैल्यू नहीं होगी जिसकी हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, बजाय इसके उस डेटा सेट में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी डेटा वैल्यू हो सकती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो ऐसे डेटा सेट को हम क्या कहते हैं? बाय मॉडल कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। ये जो हमारा आप डेटा देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ क्लास इंटरवल दिए गए हैं। ये क्या है? ग्रुप डेटा है जो कि हमें स्टडी करना है, और इसमें सभी की फ्रीक्वेंसी हर क्लास इंटरवल की आप देख रहे हैं अलग अलग है। लेकिन अगर एक हम दूसरा डेटा देखें, सेम है, बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर ये 2 क्लास इंटरवल ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ऐसे जो डेटा है जिसमें किन्हीं भी 2 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये हमें नहीं देखना है। तो देखना क्या है? हमें जो मिलेगा वो ये डेटा मिलने वाला है। तो ये क्या है? ग्रुप डेटा है। इसी के ऊपर हमें सब कुछ करना है, मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है। तो इसको ध्यान से समझ लेना है। अब ग्रुप डेटा में क्या होता है? क्लास इंटरवल होते हैं। ये जो लिखे हमारे 10, 20, 22, 30, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल कहते हैं। हर क्लास इंटरवल में ये 2 नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पर 10 और 20 है, तो जो 10 है इसे हम क्या कहेंगे? लोअर लिमिट कहेंगे, और जो ये 20 है इसे हम क्या कहेंगे? अपर लिमिट कहते हैं। और अपर लिमिट में से अगर हम लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्लास साइज मिलता है। और एक होता है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। मतलब 10 में आप 20 को ऐड करेंगे, दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा वो आपका कहलाता है क्लास मार्क। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक टर्म है किसी भी ग्रुप डेटा के। क्या? क्लास इंटरवल क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, क्लास मार्क क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये जो दी गई हैं ये हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें ये डेटा तो आपका सिंपल है, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। आपको जो है एक दूसरे प्रकार का डेटा मिल सकता है, वो क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। डेटा आपको इस प्रकार से मिल सकता है कि आपको जो अपर लिमिट है आपकी, नेक्स्ट आगे लोअर लिमिट ना बने बल्कि उनमें 1 का डिफरेंस, उससे अगला नंबर अगली लोअर लिमिट बन रहा हो। तो इस प्रकार के डेटा को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस डेटा। तो ऐसा डेटा आपको मिल सकता है। तो इसके ऊपर जब भी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे, कोई ऑपरेशन लगाएंगे, तो उससे पहले हमें इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होता है। तो उसके लिए कोई विशेष नहीं करना है, हमें क्या करना है केवल देखिए, चूंकि इनमें कितना डिफरेंस होगा, हर एक में 1 का ही होगा, 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, तो जितना इनमें डिफरेंस है ऑलवेज 1 का ही होगा। तो 1 का हाफ आपको करना है और हर एक क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में से आपको माइनस कर देना है उसको, और अपर लिमिट में ऐड कर देना है। मतलब 11 में से आपको 0.5 माइनस कर देना है तो आपको 10.5 मिलेगा, और 20 में आपको 0.5 ऐड कर देना है तो आपको 20
0.5 मिलेगा। सिमिलरली सभी क्लासेस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे जो क्लासेस आपकी वो कंटिन्यूअस हो जाएंगी। अब इसके बाद आपको इसी पर सारे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। तो एक तो आपको इस प्रकार का डेटा मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, आपको डेटा मिल सकता है लेस देन टाइप में। ऐसे मिल सकता है लेस देन 20 हमारे इतने स्टूडेंट हैं, लेस देन 30 हमारे इतने स्टूडेंट हैं। तो इस केस में जो ये फ्रीक्वेंसी दी गई होती है ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से हमें पहले इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, सिंपल है। देखिए यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कितने कितने का गैप है, तो ये हमारा क्लास साइज हो जाएगा। सभी में 10-10 का डिफरेंस है, तो ये हमारा क्लास साइज होने वाला है। अब आपको क्या करना है, पहले में हमारा जो ये 20 है ये बनेगा अपर लिमिट। अगर हमारा लेस देन टाइप डेटा है तो समझिए ये आपको सारी अपर लिमिट दी गई हैं, आपको केवल लोअर लिमिट पता करनी है। और लोअर लिमिट पता करने के लिए कुछ नहीं करना, जितना इनकी क्लास साइज है वो सब में से माइनस कर देनी है। तो सब में से अगर आप माइनस करेंगे 10-10 तो मिलेगा यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो ये आपके बन जाएंगे क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल के हिसाब से आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो पहली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो तो आपके पहले क्लास इंटरवल की हो जाएगी सेम। उसके बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आपको पता करने के लिए क्या करना है, जो आपकी ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी थी ये आपको इसमें से जो प्रीसीडिंग क्लास थी हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना है। 15 में से आपको 10 को माइनस करना है तो आपको 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको 30 to 40 का पता करना है, तो जो लेस देन 40 वाली हमारी क्लास थी उसकी जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी थी उसमें से प्रीसीडिंग जो क्लास थी उसकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना है। 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा। ऐसे ही 40 में से 23 को माइनस करेंगे 17। सिमिलरली ये प्रोसेस आप आगे तक अप्लाई करेंगे तो आपको 70 to 80 क्लास की फ्रीक्वेंसी मिलेगी 12, और इन सबका सब यदि आप सम करेंगे तो वो मिलेगा 100। ये आपका 100 ही आना चाहिए। अगर ये गलत आ रहा है तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई यहाँ पर गलती कर दी है, वो आपको चेक कर लेनी है। तो अगर आपको लेस देन टाइप डेटा दिया गया है तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। एक और तरीके से आपको मिल सकता है, और ये लास्ट है, दैट इज मोर देन टाइप। मोर देन टाइप में मिलेगा तो आपको पहली ही फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी मिलेगी। देखिए प्रीवियसली अगर हम देखें तो जो हमारा लेस देन टाइप वाला डेटा था तो इसमें हमारी क्या थी, लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी क्या थी, सबसे बड़ी थी। और मोर देन वाले में क्या होगा, हमारा जो सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे बड़ी होगी, मोर देन 10, मोर देन 20, इस तरह से ये हमें यहाँ पर मिलेगा। इसे भी हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। जैसे हमने लेस देन टाइप को कन्वर्ट किया था वैसे ही हमें इसे करना है। थोड़ा सा चेंज है, उसमें हमें अपर लिमिट दी गई थी और यहाँ पर हमें ये लोअर लिमिट दी गई है। इन्हें हमें लोअर लिमिट बनाना है, और अपर लिमिट पता करने के लिए जो हमारा क्लास साइज है, जैसे हम यहाँ से देखेंगे हर एक में हमारा 10-10 का डिफरेंस है, तो यही हमारा क्लास साइज होगा। तो इन्हें लोअर लिमिट बनाकर और इनमें हम सभी में 10-10 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, पूरा क्लास इंटरवल मिल जाएगा। जैसे 10 में 10 ऐड करेंगे 10 to 20 क्लास बन जाएगी, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस तरह से सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, उसके बाद हम पता करेंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो सारे हैं ये क्या है, मोर देन 100 है, मतलब 100 से ज़्यादा, मतलब जिनके 10 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो 100 स्टूडेंट है, और जिनके 20 से ज़्यादा हैं वो 90 हैं। तो 10 to 20 के बीच में कितने होंगे, सिंपल हम 100 में से 90 को माइनस कर देंगे तो वही जो होंगे वो 10 to 20 के बीच मार्क्स वाले स्टूडेंट होंगे। तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए प्रीसीडिंग क्लास की कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में से उसकी सक्सीडिंग क्लास की कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करते रहना है। तो 100 में से 90 माइनस करेंगे 10 मिलेगा, 90 में से 85 माइनस करेंगे तो अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दैट इज़ 5। 85 में से 77 को माइनस करेंगे तो अगली फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दैट इज़ 8। सिमिलरली इसको हम ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो 12 के आगे कोई नहीं है, तो लास्ट में हमारी 70 to 80 जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि मोर देन 70 कितने हैं, 12 हैं, और 70 से 80 तक हम क्लास इंटरवल बनाएंगे तो हमें कहाँ तक मिलेंगे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी 12 मिलेगी। तो इस तरह से अगर हमें डेटा मोर देन टाइप में दिया गया हो या लेस देन टाइप में दिया गया हो या डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के रूप में हो, तो उसे पहले हमें कर लेना है किसमें, क्लास इंटरवल, और वो भी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में। तभी हम आगे उस पर जो हमें सिलेबस में करना है, जो मीन मीडियन मोड है, वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी इन पर हमें सब पर करना क्या है, जैसा कि हमने सिलेबस में देखा था, हमें मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल
टेंडेंसी कहते हैं। मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब अ मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑल्सो रेफर टू एज मीजर्स ऑफ सेंटर और सेंट्रल लोकेशन, मतलब किसी भी डेटा के सेंटर की आपको वैल्यू पता करनी हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। अलग अलग डेटा का सेंट्रल लोकेशन पता करने के लिए हम अलग अलग जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम इसका ये कह सकते हैं कि जो मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं ये क्या है, इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा दिया गया हो और उसे हमें एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना हो। जैसे आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 के सबके अलग अलग मार्क्स आए होंगे और कोई यदि पूछना चाहे कि बच्चे के कितने मार्क्स हैं तो आपको क्या होगा, सबके अलग अलग तो बताएंगे नहीं, कोई एक ऐसा नंबर हम बताएंगे जिसके आसपास सभी के मार्क्स हों, जिससे सभी का एक आइडिया लग जाए। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, जो कि हमें डेटा की सेंट्रल लोकेशन के बारे में बताती है कि डेटा हमारा किस नंबर के इर्द गिर्द है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमने प्रीवियस अपनी क्लासेस में पढ़ा है वो क्या पढ़ा था हमने, अनग्रुप्ड डेटा के हम जो मीन मीडियन मोड है वो निकालते थे। वो क्लास 9th में थोड़ा सा हमने ग्रुप डेटा के बारे में भी डिस्कस किया है। तो एक हम उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मीन और मीडियन और मोड इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी हमारी जो मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो इसमें मीन को सबसे ज़्यादा माना जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार मीन ही आपको बेस्ट सेंटर ऑफ लोकेशन मतलब सेंट्रल लोकेशन डेटा की आपको दे सके। जैसे हमारे सामने एक डेटा है, जब कभी आपके पास ऐसा डेटा हो जिसमें कोई फ्यू जो आइटम्स हैं वो बहुत बड़े हों और बाकी सारे छोटे छोटे हों, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है 2 नंबर इनमें काफ़ी बड़े हैं और बाकी नंबर हमारे छोटे छोटे हैं। तो अगर इसका हमें सेंटर पता करना है डेटा का, तो अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 16.67। इसका मतलब कि अगर ये मार्क्स हैं तो मीन के हिसाब से हम कहेंगे कि लगभग हर बच्चे के 16.67 मार्क्स आए हैं, लगभग 17 नंबर हर बच्चे के हैं, लेकिन 17 के आसपास तो कोई नहीं है इसमें। तो ये एक्चुअली मीन हमें यहाँ पर सही जो इसका सेंटर है वो नहीं बता पा रहा है। तो इस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है मीडियन की। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सबसे पहले मीडियन के लिए प्राइमरी कंडीशन होती है कि आपका जो डेटा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होना चाहिए, मतलब एरे के फॉर्म में होना चाहिए। और फिर आप क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर आपका ओड टर्म्स होते हैं तो n+1 अपॉन 2th टर्म आपका जो होगा मीडियन होगा, मतलब सेंटर मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 9 टर्म है हमारे, तो 9+1 मतलब 10/2, 5th टर्म आ जाएगा और 5th टर्म हमारा कौन सा होगा, ये होगा 2। तो मीडियन क्या निकल कर आएगी हमारी 2। अब अगर हम देखें तो 2 के आसपास हमें यहाँ मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। अगर ये 9 है तो 9 में से 7 के मार्क्स लगभग 2 के आसपास हैं, बचे हुए केवल 2 ही हैं जिन्हें हम अपवाद कह सकते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर मीडियन हमें बेस्ट वैल्यू दे सकती है और कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर हमें मोड भी बेस्ट वैल्यू दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है डेटा पर। और फिर हम चेक करते हैं कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द सेंटर लोकेशन ऑफ द डेटा। अब आगे चलते हैं कि हमने जो क्लास 9th में सीखा था, इस प्रकार का डेटा हमें वहाँ पर मिलता था जिसमें इसको हम क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे, अनग्रुप्ड डेटा कहेंगे। इसमें कुछ मार्क्स हैं, मान लें कुछ बच्चों के मार्क्स हैं और ये स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए हैं। 10 मार्क्स एक स्टूडेंट के हैं, 21 के हैं, 36 4 के हैं, 45 के हैं। इस तरह से हमने मार्क्स को क्या किया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज किया हुआ है। तो अगर हमने इसका मीन क्लास 9 में आपने निकाला था, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से कॉलम बनाते हैं FI XI का और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं और फिर नीचे इन सबका टोटल करते हैं, उसको हम कहते हैं समेशन FI XI। और फिर आसानी से हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से और फॉर्मूला हमारा होता है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। और ये समेशन क्या है, ये एक ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका एक लेटर होता है जिसमें इसका नाम होता है सिग्मा और उसका मतलब होता है समेशन, मीन्स टू सम। अगर हमें बहुत सारों का सम करना हो तो उसके लिए हम इसका सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ हम इन्हें FI XI और FI को रिप्लेस कर देंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 62.225 और डेसिमल के अगर 2 प्लेसेस तक हम इसे राउंड ऑफ करते हैं, अगर थर्ड डिजिट हमारी 5 या 5 से बड़ी होती है तो हम सेकंड वाले में 1 ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारी थर्ड डिजिट बड़ी है, 5 है,
तो इसलिए हमने 2 में क्या किया, 1 ऐड किया, तो हमारा इसका मीन मिला 62.23। ये क्या था, अनग्रुप्ड डेटा। ये आप क्लास 9th में या उससे पहले क्लासेस में कर चुके हैं। अभी अगर हम इस डेटा को क्या कर सकते हैं, क्लास इंटरवल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे क्लास इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये कैसे हो जाएगा, एक नज़र डालते हैं। अगर हम 15-15 क्लास साइज का इंटरवल बनाएं तो ऐसे इन्हें रखा जा सकता है। 10 to 25 जितनों के हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ लिख दें। 25 से 40 तक जितनों के मार्क्स हैं वो 4 हैं। 40 से 55 तक 8, 55 to 76, इस तरह से हमने क्लास इंटरवल यहाँ पर बना ली। अब अगर हमें इसका मीन निकालना हो, मतलब अब क्या हो गया, ग्रुप डेटा हो गया। इसका मीन अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें xi चाहिए होगा, दैट इज क्लास मार्क। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। हर क्लास के साथ आप ऐसा ही करेंगे। जैसे 10 में 25 ऐड करेंगे 35 मिलेगा, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 मिलेगा। सिमिलरली 40 में 25 ऐड करेंगे तो 65 मिलेगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5 मिलेगा। ऐसे ही आप ये सारे क्लास मार्क पता कर लेंगे। उसके बाद आपको एक और कॉलम बनाना होगा FIXI, जैसे हमने पहले भी बनाया था। FIXI मतलब मल्टीप्लाई करनी है फ्रीक्वेंसी की क्लास मार्क से। तो इन दोनों कॉलम की आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 2 की 17.5 से की 35 आया, ऐसे ही 4 की 32.5 से करेंगे तो 130। सिमिलरली ऐसे ही हमें आगे तक यहाँ 647.5 तक जाना है। देन अब हमें इनका सबका सम पता कर लेना है। इसको हम समेसन FIXI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मिला हमें 2575 और समेसन FI मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम, कितने स्टूडेंट्स के ये मार्क्स थे वो थे 40। तो अब आपको क्या करना है, मीन का हमारा वही फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन FIXI अपॉन समेसन FI। तो इसमें आपने 2575 से रिप्लेस करेंगे FIXI को और FI को रिप्लेस करेंगे 40 से। तो हमें मिलेगा जो हमारा मीन आएगा वो आ जाएगा 64.375। आप देखेंगे सेम डेटा है, वो हमारा अनग्रुप्ड था, ये ग्रुप्ड है। और अगर हमने इसका मीन निकाला है तो थोड़ा सा वेरिएशन हमारा आ रहा है और ये इसमें आता है। जब भी आप मेथड चेंज करेंगे तो वहाँ पर आपके मीन में वेरिएशन हो सकता है। और ये जो मेथड है इसे ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन। हमने डिस्कस किया था कि हमें मीन निकालने के 2 मेथड पर बात करनी है। तो ये पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। तो आपको आसान लगा होगा, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। क्लास इंटरवल से आपको क्लास मार्क बना लेना है और फिर FIXI का कॉलम बनाना है। और ये मीन का फॉर्मूला आपका क्लास 9th और क्लास 8th और 7th में भी बल्कि आपने इसको पढ़ा है, वही है। तो ये आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अज्यूम मीन मेथड से हम कैसे इसी डेटा का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें आपको फिर से XI का कॉलम तो बनाना ही है। अब इसमें XI का कॉलम बनाने के बाद इनमें से आपको क्या करना है, किसी को एक अज्यूम कर लेना है एज अ मीन। और किसको करना है, इनमें जो सबसे मिडिल मोस्ट क्लास होगी। अब देखेंगे यहाँ पर 3 और 3 6 क्लासेस हैं। तो 6 क्लास में कोई एग्जैक्ट मिडिल मोस्ट क्लास नहीं मिलेगी। तो 2 क्लास जो है, तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की, ये जो क्लास है ये हमारे सेंटर में आ रही हैं। तो इन दोनों में से किसी भी क्लास के क्लास मार्क को आप क्या करेंगे, अज्यूम्ड कर लेंगे एज अ मीन। तो 47.5 को आप मान सकते हैं या फिर 62.5 को आप मीन मान सकते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो हमने 47.5 को क्या किया, मीन अज्यूम कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक नया कॉलम आप बनाएंगे DI के नाम से। और DI कैसे कैलकुलेट करेंगे, XI माइनस A। XI मतलब जो क्लास मार्क है और उसमें से जो हमने मीन अज्यूम किया है वो हर क्लास मार्क में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 17.5 में से आप 47.5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 30 मिलेगा। सिमिलरली 32.5 में से आप 47.5 को माइनस करोगे माइनस 15 मिलेगा। ऐसे ही आप जब सभी क्लास मार्क में से अज्यूम मीन को माइनस कर लेंगे तो आपको इस तरह से ये डेविएशन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, एक नया कॉलम बनाना है, दैट इज कॉल्ड FIDI। पहले हम FIXI कैलकुलेट कर रहे थे डायरेक्ट मेथड में, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है FIDI। FI मतलब फ्रीक्वेंसी, DI मतलब डेविएशन जो हमने निकाला है। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, XI से नहीं करनी है, DI की FI से करनी है। तो 2 की -30 से करेंगे -60, 4 की -50 से करेंगे तब भी -60। सिमिलरली हमें इस तरह से वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, समेसन FIDI कैलकुलेट करना है, मतलब इन सब का सम कर लेना है। और अज्यूम मीन के थ्रू जब आप मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला आपका होता है X बार इज इक्वल टू A
और प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, थोड़ा चेंज है, वहाँ समेसन एफ आई एक्स आई है, यहाँ पर एफ आई डी आई है, और ए आपको इसमें ऐड कर देना है। ए मतलब वो जो आपने मीन अज्यूम किया था, तो हमने 47.5 को मीन अज्यूम किया था, तो वो ए से रिप्लेस करेंगे हम। एफ आई डी आई की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 675, और 40 क्या है हमारा समेसन एफ आई, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 64.38, और ये आपका कहलाता है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और अज्यूम्ड मीन मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। डेटा कैसा भी हो स्टेप आपको यही अप्लाई करने हैं, कॉलम आपके इतने ही बनेंगे, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। तो आई थिंक आप कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर इसी का हमें मीडियन कैलकुलेट करना हो तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए मीडियन के लिए आपको क्या करना है, एक अलग से कॉलम बनाना होता है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप या मोर देन टाइप में अगर डेटा हमें दिया गया होता है तब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है, लेकिन अगर हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया गया होता है तो हमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाना होता है। कैसे बनाते हैं, तो पहली जो क्लास है उसकी तो फ्रीक्वेंसी आपको सेम रखनी है, आगे जितनी भी क्लासेस आएंगी उनकी फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए आप जो प्रीवियस क्लास की कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे अगली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आप इसमें ऐड करते चलेंगे। 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा, 6 में 8 ऐड करेंगे तो 14, में 6 ऐड करेंगे 20, 13 ऐड करेंगे 33 और 7 ऐड करेंगे 40। ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो समेसन एफ आई के इक्वल ही आनी चाहिए। अब इसके बाद आपको देखना है कि ये जो समेसन एफ आई इसे हम n मानते हैं, ये n है हमारा, और अब आपको n/2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब n को 2 से डिवाइड करके देखना है क्या आपको मिलता है। तो ये हमें क्या मिला 20। तो अगर आपको ये 20 एज इट इज इसमें मिल जाता है तब तो आपकी जो जहाँ मतलब ये आपको 20 कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में मिलता है, जैसे हमें यहाँ पर मिल गया, तो यही वाली जो आपकी क्लास होगी यही क्या कहलाएगी, आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी। सपोज अगर 20 हमें नहीं मिलता, ये 19 होता, तो फिर हम उससे 20 या 20 से अगला नंबर जो मिलता है उस केस में फिर ये 33 वाली जो क्लास होती ये हमारी मीडियन क्लास होती। तो अगर एग्जैक्ट आपको ये वैल्यू यहाँ मिल रही है तो वही आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी, नहीं मिल रही है तो उससे बड़ी वैल्यू जहाँ पर आपको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में मिलती है वह आपकी मीडियन क्लास होगी। और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ये मस्ट है कि आप पहले मीडियन क्लास का पता कर लें, क्योंकि बाकी जो मीडियन का फॉर्मूला है वो हमारा इसी पर डिपेंड करता है। मीडियन क्लास अगर हमें नहीं पता होगी तो बाकी जो आपको वैल्यूज मीडियन के फॉर्मूले में दिखाई देंगी ये आप नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। और L क्या है आपका, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हमारी कौन सी है, ये 55 to 70, तो इसकी लोअर लिमिट जो है 55 वो L की वैल्यू हो जाएगी। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या है 6 है, ये F की वैल्यू हो गई। एंड CF इज द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पिछली वाली जो क्लास होगी उसकी जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होगी मतलब 14, ये आपकी CF की वैल्यू होगी। एंड H इज द क्लास साइज, और ये क्लास साइज सबका सेम होना चाहिए। तो n/2 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, और ये कहाँ से आई, तभी आई जब हमें मीडियन क्लास का पता चला। मीडियन क्लास को फाइंड करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, सिंपल मीडियन के फॉर्मूले में आपको रिप्लेस कर देना है। अगर हम इसे रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा दिस, और ये 20 में से 14 माइनस होगा 6, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी मीडियन मिल जाएगी हमें 70। तो इस तरह से हम ग्रुप डेटा की मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका लास्ट हमारा टॉपिक बचता है, दैट इज मोड। अब हम मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम डेटा का हम मोड भी कैलकुलेट करते हैं। मोड कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई अलग से कॉलम नहीं बनाना है, बस केवल आपको क्या देखना है, यहाँ मॉडल क्लास पता करनी है। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे कौन सा है, 13। तो 13 के जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है 70 to 85, यही क्या होगी, आपकी मॉडल क्लास होगी। अब मॉडल क्लास अगर आपकी 70 to 85 है तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। मोड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। और इसमें ये क्या है, L क्या है आपका, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और F1 क्या है, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास,
एंड F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के पीछे वाली जो क्लास है मतलब 55 to 70, इसकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी कहलाएगी F0। F2 7 एंड व्हाट इज इट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से जो अगली क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं F2 से। और H सिमिलरली क्लास साइज है आपका। अब आपको इन वैल्यू को रिप्लेस कर देना है किसमें, मोड के फॉर्मूले में, और आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ से आपका मोड मिल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड मतलब कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा। और यदि समझ में नहीं आया है, कोई चीज़ रह गई है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन टॉपिक्स को मीन, मीडियन और मोड को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपनी कमिंग वीडियोज़ में। तो बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए और सीखते रहिए।